हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। आज जो हम देखने वाले हैं ना 29 प्रैक्टिस सेट, देखिए बहुत ही ज़्यादा एक महत्वपूर्ण होती है आप लोग के एग्ज़ाम के लिए। और यहाँ पे हम बात करने वाले, ये चैनल भी हम केवल बीपीएससी प्रैक्टिस सेट के लिए ही डिज़ाइन किए, जिसमें हम आप लोग को डेली प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करेंगे। देखिए बीपीएससी प्रैक्टिस सेट के अलावा और भी कोई फिजूल का ऐसा चीज़ नहीं अपलोड होगा, ठीक है। ओनली फॉर बीपीएससी के लिए ही ये चैनल क्रिएट किया गया है। और पहली बार है तो आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और एटलीस्ट एक फ्रेंड से आप लोग ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे हम लोग देखने की कोशिश करें। यहाँ पे कोशिकाएं के कौन सा भाग केवल पाद कोशिकाएं में पाया जाता है? कोशिकाएं भित्ति, कोशिकाएं झिल्ली, लवक या राइबोसोम। अगर मैं इसका आंसर की बात करूं, देखिए 5 ऑप्शन क्या होता है, 5 ऑप्शन भी होते हैं, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक, 5वां ऑप्शन फिक्स होता है। तो अगर मैं इसका आंसर की बात करूं, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोशिकाएं भित्ति। और ये टॉपिक भी बहुत ज़्यादा एक महत्वपूर्ण होती है आप लोग के एग्जाम के लिए। तो जब भी आप एग्जाम हॉल में जाए तो इस टॉपिक के बारे में थोड़ा बहुत तो जानकारी जरूर रखे जाए, ठीक है। और साथ में इन सभी के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी रखें। थोड़ा सा अगर हम इनके बारे में देखने की कोशिश करें यहाँ पे, तो जो कोशिकाएं है ना, कोशिकाएं के अध्ययन को हम कैटोलॉजी कहते हैं। और कोशिकाएं को खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था और 1665 में किया था। और स्लाइडेन एंड स्वान ने कोशिकाएं को सिद्धांत दिया था। और इसके अनुसार जितने भी सारे जीव होते हैं वो कोशिकाएं का एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। तो ये जितना भी पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है ना, ये सारा पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोग के एग्जाम के लिए। तो आप लोग उसे अच्छा से पढ़िएगा, साथ में इन्हें रिविजन भी कीजिएगा। अच्छा, कुछ कोशिकाएं के यहाँ पे हम भाग देखें यहाँ पे, तो कुछ कोशिकाएं यहाँ पे देखो, कोशिकाएं भित्ति, कोशिकाएं की झिल्ली, राइबोसोम, माइक्रोकॉन्ड्रियल, लवक और लाइसोसोम और केंद्रक। टोटल 7 पॉइंट यहाँ पे हमने मेंशन किया हूँ। एक चीज़ आप लोग को हम बता दें, इन सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी रखें। और कुछ पॉइंट तो हमेशा आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इनको कभी और क्वेश्चन के रूप में हम सेट करके आप लोग के बीच शेयर कर दिया करेंगे, ठीक है। नाउ आगे यहाँ पे हम देखने की कोशिश करें क्वेश्चन नंबर 2। और हाँ यार, एटलीस्ट एक फ्रेंड से जरूर शेयर कीजिए। हम केवल यहाँ पे बीपीएससी डेली प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करेंगे और बहुत ही मेहनत से डिज़ाइन करते, तो ओनली फॉर एक फ्रेंड से, मतलब एक ग्रुप या एक फ्रेंड से शेयर जरूर कीजिए। मत्स्य वर्ग के अंतर्गत जो आता है, यहाँ पे मछली आता है, सांप आता है, मेढक आता है, यह सभी यहाँ पे आता है। देखिए अगर मैं इसका आंसर की बात करूँ तो मत्स्य मतलब ऑलरेडी आप लोग जानते हैं, मछली हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम इनके बारे में देखने की कोशिश करें यहाँ पे, तो काफ़ी बड़ा लंबा चौड़ा यहाँ पे लिखा है। कोई नहीं, हम सभी को देखेंगे। और बहुत ही ज़्यादा एक महत्वपूर्ण है आप लोग के, मत्स्य वर्ग के अंतर्गत मछलियाँ आती है और मछलियाँ श्वासन की प्रक्रिया गिल्स के द्वारा लेती है। तो ये पार्ट का हाईलाइट कीजिएगा, आप लोग के एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जैसे कि अगर हम बात करने वाले थोड़ा सा एग्जाम्पल के रूप में हम देखें, यहाँ पे कुछ मछली का नाम है, जैसे कि ये शार्क मछली, ठीक है। हिप्पोकैम्पस मछली का ही नाम है यहाँ पे, गैम्बोसिया, ये सारे मछली का नाम है। शार्क मछली है ना, यहाँ पे थोड़ा सा इसे हम छोटा कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। शार्क में कोई भी हड्डी उपस्थित नहीं होती है और इसे हम डॉग फिश के नाम से भी जाना जाता है। हाईलाइट कीजिएगा, हिप्पोकैम्पस, यह एक समुद्री मीन है और जिसे समुद्री घोड़ा भी कहा जाता है। इस पॉइंट को भी हाईलाइट कीजिएगा। विश्व की सबसे धीमी चलने वाली मछली समुद्री गाय है और समुद्री सिंह एक मैमल होती है। ये सारा पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण है और आप लोग के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया गया है, ठीक है। सभी को एमसीक्यू के रूप में सेट करना और फिर आप लोग के पास शेयर करना तो पॉसिबल होता नहीं। तो क्या करते हैं, हम कोई एक क्वेश्चन लेते हैं और इस क्वेश्चन के साथ 4-5 मतलब जो एक्सप्लेनेशन में ही हम सेट कर देते हैं 4-5 पॉइंट, ठीक है, ताकि आप लोग को एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा भी जाए तो इन सभी से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक है। इसीलिए ये एक्सप्लेनेशन हम अच्छा से सेट करते हैं। गैम्बूसिया हम बात करें तो इसे मस्कीटो फिश भी कहते हैं। तालाब या कुआं में अगर छोड़ा जाए तो मच्छर को क्या होते हैं, नियंत्रण मतलब कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ पे। और पाषाण मछली की बात करें, ये सबसे बेसैली मछली होती है। तो ये सारा पॉइंट को हाईलाइट कीजिएगा, बहुत ही एक महत्वपूर्ण होती है आप लोग के एग्जाम के लिए। अगर नहीं बिलीव है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खोलिए और फिर यहाँ से देखिए क्वेश्चन आया है कि नहीं आया है। नाउ यहाँ पे हम 3 देखें, किस पाद हार्मोन को फूल खिलने वाला हार्मोन कहते हैं यहाँ पे, तो ऑक्सिन्स यहाँ पे बात करें, एथिलीन और फ्लोरिजेंस या जिबलेंस। यहाँ पे अगर मैं इसका आंसर की बात करूँ तो फ्लोरिजेंस हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इन सभी के बारे में थोड़ा बहुत तो आप लोग को जानकारी होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा एक महत्वपूर्ण है, बायो का क्वेश्चन है। तो देखिए ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा पॉइंट हम इन सभी के बारे में देखने की कोशिश करते हैं यहाँ पे आगे। तो फ्लोरिजेंस के बारे में हम देखने की कोशिश करें, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे फूल खिलने वाला हार्मोन भी कहते हैं, जो कि फूलों के खिलने में मदद करती है। तो हाईलाइट कीजिएगा। थोड़ा सा आगे भी हम देखें, एथिलीन को क्या कहते हैं यहाँ पे। एथिलीन एक ऐसा हार्मोन होता है जो गैसीय अवस्था में होती है, जो कि फलों को पकाने में सहायक करती है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है।
ऑक्सिन्स की बात करें, ये तने की वृद्धि में सहायक होती है और जड़ों की वृद्धि में को कंट्रोल करने की कार्य करता है। जैसे कि जड़ है ना, अब ये जड़ क्या होता है कि जैसे कि आप देखते हैं किसी पौधे का जड़ बहुत दूर दूर तक चला जाता है, तो बस ये अगर यहाँ पे बात करें हार्मोन होगा ना, तो जड़ को ज़्यादा दूर तक नहीं जाने देगा, एक सीमित एरिया तक ही वो एक कंट्रोल कर पाएगा, ठीक है। उसे ज़्यादा बढ़ने से उसे रोकने की कोशिश करें। यहाँ पे जैवलिन्स की बात करें, ये तने में वृद्धि में सहायता करते हैं और बौने पौधा को लंबा करने में ये इनका काम होता है इस हार्मोन का, ठीक है। जैवलिन्स का यहाँ पे लंबा कर देता है यहाँ पे। तो ये सारा बात को हाईलाइट कीजिएगा, काफ़ी एक महत्वपूर्ण होगा आप लोग के एग्जाम के लिए यहाँ पे। नाउ आगे यहाँ पे हम देखने की कोशिश करें, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे हम लोग देखें आवर्तन, ठीक है। आवर्तन जो है, आवर्तन कारण होने वाली घटनाएं कौन कौन से होते हैं। आवर्तन के कारण होने वाली जो घटनाएं हैं यहाँ पे देखें, पानी में डूबी पेंसिल टेढ़ी दिखाई नहीं देती है, तारे टिमटिमाहट हुए दिखती है, ए या बी, इनमें से कोई नहीं। अगर हम बात करने वाले 4 का, तो 4 का आंसर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तारे टिमटिमाते हुए दिख जाती है यहाँ पे आवर्तन के कारण, यहाँ पे तो बी करेक्ट लगाएंगे। थोड़ा सा हम इनके बारे में देखने की कोशिश करें यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे प्रकाश का जो आवर्तन है, जब प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी दिशा में परिवर्तन हो जाती है और इस घटनाओं को हम प्रकाश का आवर्तन कहते हैं। तो इस पॉइंट को भी आप हाईलाइट करने की कोशिश कीजिएगा और इसका एग्जाम्पल यहाँ पे तारे टिमटिमाते हुए दिखती है यहाँ पे। नाउ आगे यहाँ पे हम बात करें उष्मा का सीजीएस मात्रा। अच्छा से आप लोग देखिएगा, उष्मा का सीजीएस मात्रा को हम क्या कहते हैं यहाँ पे, ठीक है। जूल बोलते हैं, कैलोरी बोलते हैं, ए या बी हो जाएगा, न्यूटन बोलते हैं। सबसे पहले तो न्यूटन नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, एंड इनका जूल नहीं होगा, यहाँ पे कैलोरी हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। जो उष्मा का जो सीजीएस मात्रक होती है ना, वो क्या होती है, कैलोरी होती है। थोड़ा सा अगर हम इनके बारे में आगे देखने की कोशिश करें, जो उष्मा का एसआई मात्रक, यहाँ सीजीएस मात्रा है, उष्मा का एसआई मात्रा को क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं, और सीजीएस मात्रा को क्या बोलते हैं, कैलोरी बोलते हैं। और 1 जूल बराबर होता है 0.24 कैलोरी होता है और 1 कैलोरी बराबर होता है 4.18 जूल होता है। तो ये सारा बात को आप हाईलाइट कीजिएगा। क्वेश्चन के रूप में अगर घुमा के पूछना होगा तो यहाँ से इसे घुमा के पूछा जा सकता है यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करने वाले हैं 6 क्वेश्चन देखें, धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है यहाँ पे। तो धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र बात है Na2CO3 10H2O। यहाँ पे 10 है ना, धोने के लिए काफ़ी ज़्यादा पानी चाहिए। हम लोग इसी तरह याद कर रहे थे जब हम लोग भी एक स्टूडेंट लाइफ से गुजरे थे, तो कुछ ये 10, तो ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। NaOH नहीं हो जाएगा, NaCl नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं होगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही का हम इनका एक्सप्लेनेशन देखने की कोशिश करें और यहाँ दिया भी है, ठीक है। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे हम देखें तो साधारण नमक को क्या बोलते हैं, यहाँ पे सोडियम क्लोराइड यहाँ पे बोलते हैं। प्लास्टिक ऑफ पेरिस को हम यहाँ पे COSO4 1/2H2O, ये सीधा रूप में पूछ लिया जाता है आप लोग के एग्जाम में। जिप्सम को क्या बोलते हैं, COSO4 2H2O, यहाँ पे 2H2O, हाफ H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस को क्या बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट बोलते हैं। नीला थोड़ा क्या बोलते हैं, कॉपर सल्फेट बोलते हैं। तो ये जितनी भी बात यहाँ पे लिखा है ना, सारे बात को आप हाईलाइट करेंगे और सारे के सारे आप लोग के एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। यहाँ पे जब चींटी काटती है तो अंदर में कौन सा अम्ल छोड़ती है, यहाँ पे फार्मिक अम्ल छोड़ती है या एसिटिक अम्ल। एसिटिक नहीं होगा, लैक्टिक अम्ल नहीं होगा, लैक्टिक अम्ल नहीं होगा, साइट्रिक अम्ल भी नहीं होगा। इसका ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। थोड़ा सा हम इनके बारे में देखने की कोशिश करें और भी कुछ इनके साथ हम 2-4 पॉइंट को यहाँ पे हाईलाइट करने की कोशिश किए। ना नींबू जो खटा तो वो साइट्रिक अम्ल के कारण यहाँ पे होता है। टाइट्रिक अम्ल बात करें यहाँ पे बेकिंग पाउडर बनाने में क्या कहते हैं, ऑक्जेलिक अम्ल का बात करें उपयोग फोटोग्राफी में क्या कहता है, और खट्टे, ठीक है, खट्टे दूध में यहाँ पे क्या बोलते हैं, साइट्रिक अम्ल का उपयोग करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारा बात को आप हाईलाइट कर सकते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी हम हाईलाइट भी किए हैं यहाँ पे। ना आगे देखिए, अफ्रीका महाद्वीप का जो रेखा है वो गुजरती है, अफ्रीका महाद्वीप यहाँ पे ऑलरेडी। अगर हम थोड़ा सा वर्ल्ड मैप अगर आप लोग थोड़ा सा बनाने की कोशिश करें यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे अफ्रीका है, यहाँ पे यूरोप वगैरह पार्ट बनता है, और यहाँ पे बात करें एशिया कुछ कॉन्टिनेंट यहाँ पे आप जोड़ सकते हैं। तो ये अफ्रीका वाला पार्ट है। तो तीनों पॉइंट यहाँ से गुजरती है, कर्क, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, मतलब सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा अच्छा, यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ भी दिए हैं, ठीक है, यहाँ भी आप मैप देख सकते हैं। ये है अमेरिका का उत्तरी वाला पार्ट, ये है दक्षिण वाला पार्ट, ये है यूरोप वाला पार्ट, और ये देख सकते हैं अपना एशिया वाला पार्ट, ऑस्ट्रेलिया और साथ में अफ्रीका। तीनों रेखा गुजरती है ना यहाँ पे। तो ये भी बात को हाईलाइट कर सकते हैं कहाँ पे काटती है। हाल ही का यहाँ हम आगे मेंशन भी किए 0 डिग्री देशांतर रेखा, जो कि यहाँ पे बात करें कर्क रेखा को अल्जीरिया पे काटती है। यहाँ पे देखिए ये है ना 0 डिग्री कि यहाँ पे देख सकते हैं 0 डिग्री कहाँ पे काटती है, यहाँ पे 0 डिग्री लाइन ये कहाँ पे काटती है, अल्जीरिया के पास करती है कर्क रेखा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से जाती है कर्क रेखा के पास करती है।
अब यहाँ पे आप देख सकते हैं गिनीज के खाड़ी में काटते हैं, फिर 0 डिग्री रेखा भूमध्य रेखा के पास। मकर रेखा कहाँ पे काटते हैं, तो अटलांटिक महासागर में काटते हैं। तो ये सब बात कभी कभी आप लोग के एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन के रूप में से यहाँ पे रख दिया क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये बात को भी आप रख सकते हैं। 0 डिग्री भूमध्य रेखा कहाँ पे काटते हैं, गिनीज के खाड़ी में काटते हैं। 0 डिग्री मकर रेखा कहाँ पे काटते हैं, अटलांटिक महासागरों को काटते हैं। देखिए काफ़ी ज़्यादा जितना भी पॉइंट यहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन में सेट करके भेजे ना, वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो प्लीज़ गाइस एक फ्रेंड को ज़रूर शेयर कीजिए, एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिए, और काफ़ी बहुत ही मेहनत से हम डिज़ाइन करते हैं आप लोग के लिए प्रैक्टिस सेट। नाउ आगे यहाँ पे देखिए वायुमंडल की ऊपरी परतों का अध्ययन को हम क्या कहते हैं, एरोलॉजी कहते हैं, मेट्रोलॉजी कहते हैं, पेट्रोलॉजी कहते हैं, या जियोलॉजी कहते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करें 9 एंड 9 का आंसर की बात करें एरोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा अगर हम इनके बारे में देखने की कोशिश करें, अच्छा यहाँ पे मैंने बहुत सारे पॉइंट यहाँ पे मेंशन कर रखा हूँ, थोड़ा सा देखें एरोलॉजी। वायुमंडल का मुख्य रूप से यहाँ पे बात करें एरोलॉजी, यहाँ पे बात करें वायुमंडल में हम बात करें, ठीक है, वायुमंडल जो होता है यहाँ पे वो मुख्य रूप से उसमें क्या क्या होता है, तो नाइट्रोजन 78% होती है, ऑक्सीजन का हम बात करने वाले हैं 2.9% होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर 0.03% होता है, और आर्गन के अंदर 0.9% होता है। वायुमंडल को तापमान और अन्य घटकों के हिसाब से हम बात करें 5 परतों में यहाँ पे हम डिजाइन किए, और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाता है। ये ज्योग्राफी के साथ साथ इन्वायरमेंट का भी क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पे। तो इन 5 परत के बारे में थोड़ा बहुत तो ज्ञान होना चाहिए। हाल ही का यहाँ पे मैं सेट नहीं किया, किसी और क्वेश्चन में हम यहाँ पे इनके बारे में डिस्कस कर लेंगे, जैसे कि क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल एंड बाह्य मंडल, ठीक है। तो इन सभी के बारे में आपको थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए यहाँ पे। क्वेश्चन में यहाँ पे हम बात करने वाले हैं 10 क्वेश्चन देखिए, भारत के मुख्य तट रेखा की लंबाई कितनी किलोमीटर होती है, 6100 किलोमीटर होती है, मतलब 7516 किलोमीटर होती है, या 7500 किलोमीटर होती है, या 1214 किलोमीटर होती है यहाँ पे। तो इसका आंसर क्या होगा, भारत के मुख्य तट रेखा पूछ रहे थे, 6100 किलोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। थोड़ा सा अगर हम इनके बारे में यहाँ पे देखने की कोशिश करें, ठीक है, भारत के तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। पूर्वी में बंगाल की खाड़ी, पश्चिमी में अरब सागर यहाँ पे, और दक्षिण में यहाँ बात करें हिंद महासागरों से घिरा हुआ है यहाँ पे। और भारत की जो मुख्य भूमि तट रेखा है उनकी जो लंबाई है कितना है, 6100 किलोमीटर है। और द्वीपों की तट रेखा को अगर मिला दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 7516 किलोमीटर हो जाएगा। और कुल तट रेखा ये कुल तट रेखा है, ठीक है। भारत की कुल 9 राज्यों में समुद्री तट से लगी हुई है, जिसकी लंबाई अगर हम बात करें, जिसमें सबसे लंबी तट रेखा गुजरात के साथ है, और सबसे कम बात करें यहाँ पे तो गोवा के साथ है। देख रहे हैं ना, जितना भी पॉइंट है सारा पॉइंट काफी अच्छा पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है ना। आगे यहाँ पे हम देखने की कोशिश करें, क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे हम लोग देखें, रबी फसल बोई जाती है, रबी फसल में क्या गेहूं बोई जाती है, मटर बोई जाती है, सरसों बोई जाती है। बिल्कुल ऑप्शन यहाँ पे डी सभी होना चाहिए, ऑल ऑफ एबव हो जाएगा, यहाँ पे सभी को बोए जाते हैं। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा अगर इनके बारे में देखने की कोशिश करें, रबी फसल उत्तर भारत के अक्टूबर और नवंबर के माह में के दौरान बोई जाती है, और कम तापमान पे बोई जाती है। फसल की कटाई फरवरी और मार्च के महीने में की जाती है। तो ये जितनी भी बात यहाँ पे लिखा है, ये सारा बात बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही ज़्यादा आप लोग के एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा यहाँ पे, ठीक है। नाउ आगे यहाँ पे हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स का। यहाँ पे क्वेश्चन है क्या, किसी अर्थव्यवस्था पर पब्लिक या गवर्नमेंट को नियंत्रण अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं यहाँ पे, मतलब पब्लिक और गवर्नमेंट दोनों को नियंत्रण अर्थव्यवस्था को क्या बोलते हैं, तो मिक्सर ही बोलेंगे यहाँ पे। अच्छा, मिश्रित अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी, समाजवादी, और इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था हो जाएगा। थोड़ा सा अगर हम इनके बारे में देखने की कोशिश करें पे, मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है, इस अर्थव्यवस्था में समाज और पैसा दोनों को फोकस किया जाता है, जैसे कि भारत एक तरीके से मिश्रित अर्थव्यवस्था है। पूंजीवादी बात करें, इसमें केवल बात करें पैसा पे ही फोकस किया जाता है, जैसे कि अमेरिका, एग्जाम्पल भी हम यहाँ पे दे रखे हैं ना। समाजवादी में देखें, यहाँ पे केवल समाज पे ही फोकस किया जाता है, जैसे कि क्यूबा और रूस, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी बात यहाँ पे मेंशन है ना, सारे बात काफ़ी महत्वपूर्ण होगा ना। क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करने वाले हैं 13 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद बिहार में नहीं है, ठीक है। वत्स्य, अंग, मगध और वज्जी यहाँ पे बात करने वाले हैं। 13 की बात करें तो वत्स्य नहीं है वहाँ पे, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जो कौन सा अंग बिहार में नहीं है, तो ये नहीं है। बाकी अंग, मगध और वज्जी तो तीनों की तीनों यहाँ पे बिहार में ही है। विधेय राज का जो उल्लेख है सबसे पहले किस ग्रंथ से हुआ था, अर्थवेद से हुआ था, अजुर्वेद से हुआ था, सामवेद से हुआ था, या ये, देखिए ये तो होगा नहीं, सामवेद भी नहीं होगा, अर्थवेद नहीं होगा, अजुर्वेद हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नाउ आगे यहाँ पे हम देखने की कोशिश करें, क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे देखें, नागा अर्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे, यहाँ पे नागा अर्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे यहाँ पे।
तो यहाँ पे बात कर सात्विक या वैश्विक या माध्यमिक। योग चार नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा अगर हम इनके बारे में देखने की कोशिश करें, माध्यमिक के प्रवचक नागा अर्जुन है, जिनकी प्रसिद्ध रचना माध्यमिक कारिका, और इसे सापेक्षवाद भी कहा जाता है, जिसके अनुसार प्रत्येक वस्तु किसी न किसी कारण अपनी उत्पन्न हुई है और वह उन पर निर्भर होती है यहाँ पे। तो ये बात को हाईलाइट कर सकते हैं। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था यहाँ पे, बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। विक्रमशिला वाराणसी नहीं होगा यहाँ पे, और गिरिनार नहीं होगा, उज्जैन नहीं होगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विक्रमशिला हो जाएगा यहाँ पे। नाउ यहाँ पे लिखा गया है इनके बारे में, प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा का 3 केंद्र हुआ करता था। एक तो नालंदा, ठीक है, नालंदा यहाँ पे बात करें, दूसरा विक्रमशिला यहाँ पे बात करें, सॉरी तीसरा विक्रमशिला और दूसरा यहाँ पे वल्लीव, ठीक है। नालंदा बिहार के आधुनिक पटना और दक्षिणी से लगभग 40 मील दूर आधुनिक बडगांव नामक ग्राम के समीप में स्थित है, और ये बात करें महायान बौद्ध धर्म के शिक्षा का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। नाउ क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करने वाले हैं 17। एक गणतंत्र है, इसका अर्थ होता है तो सभी मामलों में अंतरिम अधिकार जनता के पास है। यहाँ ये नहीं होगा इसका आंसर। भारत में संसदीय शासन है, नहीं होगा। भारत में वंशानुगत शासन है, नहीं है भाई। राजा का बेटा राजा नहीं हो सकता है, अब तो चोर का बेटा भी यहाँ पे बात करें राजा हो सकता है, ठीक है। तो भारत में राज्यों का संघ है, नहीं। इसका आंसर सी हो जाएगा, सी अलग है यहाँ पे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा हम इनके बारे में देखने की कोशिश करें। गणतंत्र का अर्थ होता है राष्ट्रीय प्रधान निर्वाचित होता है, यह वंशानुगत नहीं हो सकता है। भारत एक राष्ट्रीय प्रधान है, अर्थात राष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं। इस प्रकार भारत एक गणतंत्रित है। नाउ कुछ हाईलाइट कीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है आप लोग के एग्जाम के लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखने की कोशिश करें यहाँ पे। तो भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली के अंतर का बिंदु का निम्नलिखित में से कौन है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे बात करें सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, यहाँ पे बात करें बिल्कुल नहीं होगा यहाँ पे। द्विसदन बिल्कुल है यहाँ पे, ये नहीं होगा यहाँ पे। वास्तविक एवं नामात्र कार्यपालिका होता है, नहीं होगा यहाँ पे। न्यायिक समीक्षा होती है यहाँ पे। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, न्यायिक हो जाएगा यहाँ पे, न्यायिक समीक्षा हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा हम इनके बारे में देखने की कोशिश करें। ब्रिटिश संसदीय लिखित संविधान का अभाव, संप्रभुता निकाय हैं, जबकि भारत की संसदीय शक्ति और जिनका न्यायिक समीक्षा किया जा सकता है, ठीक है। तो इस पॉइंट को हाईलाइट कीजिएगा। नाउ आगे यहाँ पे हम बात करें 19। भारत के राष्ट्रीय अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। भारत में जो राष्ट्रपति है वो अपनी शक्ति का प्रयोग करता है सीधा अथवा अपने अधिनियम के द्वारा, यहाँ पे बात करने वाले हैं बिल्कुल अधिकारियों के द्वारा। बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन ए सही था यहाँ पे। नाउ आगे यहाँ पे देखिए मंत्रियों के द्वारा नहीं यार, प्रधानमंत्री के द्वारा नहीं, मंत्रिमंडल के द्वारा नहीं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नाउ आगे इनके बारे में देखने की कोशिश करें। भारत के संविधान के अनुसार भारत का जो राष्ट्रपति होगा और जिसका संघ कार्यपालिका शक्ति निहित होती है, और वह इसका जो प्रयोग है वो संविधान के अनुसार स्वयं और अपने अधीनस्थ अधिकारों के द्वारा करेगा। तो देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये सारा बात को आप अच्छा से पढ़िएगा और हाईलाइट करने की कोशिश कीजिएगा। मैं जितना भी पॉइंट लिखता हूँ ना वो सारा महत्वपूर्ण होता है आप लोग के एग्जाम के लिए, ठीक है। और हाँ यार, एक फ्रेंड से जरूर शेयर कीजिए, एक ग्रुप में जरूर शेयर करने की कोशिश कीजिए। पानीपत का तीसरा युद्ध में निम्नलिखित में से किसने मराठा को हराया था, यहाँ पे बात करें तो अफगान ने। अंग्रेज तो होगा नहीं, मुगल नहीं होगा, रोहिल्ला नहीं होगा, अफगान हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा हम अगर इनके बारे में देखें, पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 के मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। मराठा की सेनाओं का नेतृत्व सदाशिव राव ने किया था, और इस युद्ध में मराठाओं को बुरे तरीके से पराजित कर दिया था। तो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण था। हम एवरीडे डेली आप लोग के पास 20 टेस्ट क्वेश्चन आते हैं। और हाँ, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं ना, देखिए 600 रुपीज़ है आप लोग के एग्जाम के लिए, जिसमें आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और ये 1 टाइम पेमेंट होगा, जिसमें हम आप लोग के एग्जाम तक साथ रहेंगे। बाकी आप यहाँ पे वीडियो या थोड़ी वगैरह भी लेना चाहते हैं, 1049 रुपये होगा, ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।